हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं विलोम शब्द की। तो देखिए, एक वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूँ, नेक्स्ट वीडियो पर बात करते हैं। इसमें है फर्स्ट शब्द है आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है किसी चीज़ की सवारी करना या चढ़ा हुआ या सवार। इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों अनारूढ़। निष्पाप और पाप। आप जब भी हम यहाँ विलोम शब्द पढ़ेंगे, यानी कि शब्द कोई भी जब हम पढ़ते हैं तो शब्द पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साथ साथ हम ये भी देखते जाएंगे। जैसे निष्पाप का मतलब है पाप रहित, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये बन सकता है कि जो पाप रहित हो, उसे क्या कहते हैं? निष्पाप। तो निष्पाप, निष्पाप का विलोम होगा पाप। निष्पाप का मतलब होता है पाप रहित। छली, छली का मतलब होता है निश्छल। छली, छली का विलोम होता है निश्चल। छली जो छल करता है, और निश्चल जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। नेक्स्ट है अंतरंग। अंतरंग का मतलब इसका विलोम है बहिरंग। नेक्स्ट है ऐश्वर्य। देखिए, शब्द बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के लिहाज से भी आता है। तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है, इसका हो जाएगा अनैश्वर्य। अनैश्वर्य दो ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट है भौतिक। भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक। नेक्स्ट है जागृत। जागृत का मतलब होता है जागा हुआ या सचेत। इसका विलोम हो जाएगा सुषुप्त। जो सोया हुआ है, जो जागा नहीं है, सुषुप्त। देखिए, वर्तनी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, और एक अनैश्वर्य भी, और एक निश्चल भी। तीनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अनैश्वर्य को ध्यान दे लीजिए कि किस तरीके से लिखा हुआ है। ये आई है, जब आई को हम मात्रिक रूप में लिखते हैं तो ये इस प्रकार से लिखी जाती है। तो ये हो गया अनैश्वर्य। तो जागृत, जागृत का विलोम होगा सुषुप्त। नेक्स्ट है राग। राग का विलोम होता है द्वेष। द्वेष या ईर्ष्या कह लीजिएगा। राग, राग का मतलब अनुराग नहीं होता, प्रेम, जिसकी किसी के प्रति प्रीति हो, लगाव हो, उसे राग, राग का उल्टा होता है द्वेष। नेक्स्ट है करुण। करुण का विलोम होगा निष्ठुर। यहाँ पर एक शब्द के ऊपर हम दोस्तों वो करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अभी जब एस्टेट के एग्ज़ाम में ये शब्द आया था और इसमें लगातार बच्चे कह रहे थे कि निष्ठुर में विसर्ग संधि होगी, लेकिन इसमें विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग जो संधि जब होती, ये वाला स तब बनता जब इसके पीछे प या फ होता, प फ या क होता, क होता, तब आपका ये जो विसर्ग है ये किस में कन्वर्ट हो जाता? ये जो षटकोण वाला श है इसमें कन्वर्ट होता। तो निष्ठुर में जो है विसर्ग संधि नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर इसको तोड़ते हैं तो नी प्लस ठुर होता है। तो नी प्लस ठुर में निष्ठुर कैसे बन जाएगा? क्योंकि अगर विसर्ग के बाद प, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, निष्पाप, निष्पाप आया, निष्पाप को तोड़ेंगे तो नी प्लस क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। अब ये निष्पाप, ये शय क्यों आया? क्योंकि विसर्ग के बाद क्या था? प था। तो दोस्तों, अगर विसर्ग के बाद प हो, फ हो या क हो, तभी ये, जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ, निष्कलंक, नी प्लस कलंक, तो ये निष्कलंक क्यों जुड़ेगा? निष्कलंक हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, निष्कलंक। ये क्यों लिखा जाएगा? ये शय क्यों आया? विसर्ग का ये शय क्यों बना? क्योंकि इसके बाद क्या था? कलंक में क्या था? क था। कलंक में क्या था? विसर्ग के बाद क था, इसलिए विसर्ग किस में? ये षटकोण वाले स में बदला। तो शायद अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा निष्ठुर में विसर्ग संधि क्यों नहीं थी। इस वजह से नहीं थी, अगर विसर्ग के बाद प, फ या क आता है तो ही ये षटकोण वाला स बनता है। नेक्स्ट है उत्तम और अनुत्तम। उत्तम का विलोम होगा अनुत्तम, जो कि उत्तम नहीं है। विवेकी, विवेकी, विवेक, विवेक से बना है ये शब्द। विवेकी जिसको ज्ञान होता है, विवेक होता है, जिसके अंदर बुद्धि प्रज्ञा होती है, तो इसका विलोम हो जाएगा अविवेकी। महान, महान का होगा तुच्छ विलोम। श्याम, श्याम का, श्याम मतलब जो सांवरे रंग का होता है, थोड़े सांवले रंग का होता है, इसे श्याम कह देते हैं। और उसका विलोम हो जाएगा श्वेत, जो सफ़ेद, जो गोरे रंग का होता है, उस इस अंदाज में ले सकते हो। तो श्याम का मतलब सांवला, इसका विलोम होगा श्वेत। प्रस्थान, प्रस्थान का मतलब किसी स्थान के लिए जाना या कहीं जाना,
आगमन होता है आना, इसका विलोम होगा, प्रस्थान का विलोम होगा आगमन। इजी सा शब्द है। नेक्स्ट है स्पष्ट, स्पष्ट का हो जाएगा अस्पष्ट। इलोक परलोक, इलोक मतलब जो इस लोक में है, परलोक जो दूसरे लोक में है, परलोक दूसरे लोक में है। कठोर, कठोर का विलोम होगा कोमल। नेक्स्ट है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ये भी आपको ध्यान देने की बात है। उत्तीर्ण देख लेना ढंग से किस तरीके से लिख रखा है, और अनुत्तीर्ण ये वर्तनी के दृष्टिकोण से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है प्रदान और आदान, आदान प्रदान बोलते हैं ना, आदान प्रदान, चीज़ों का आदान प्रदान, लेन देन जो करते हैं, आदान प्रदान। उदय, उदय का होगा अस्त, सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अधोगामी, और अधोगामी का विलोम होगा उधर्वागामी, उधर्वागामी। अधोगामी का मतलब होता है, अधो का मतलब होता है नीचे, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आना। जब किसी का पतन होता है तो कहते हैं ना पतनोन्मुख, पतनोन्मुख नीचे की तरफ जाना, या जिस किसी का पतन होना, तो उसके लिए ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उधर्वागामी होता है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं, उधर्वागामी। अब इस शब्द पे बच्चे कई ये कह रहे थे कि मैम क्या इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई है, स्टेट में एग्जाम ये वर्ड आया था, तो इस पे बच्चों क्यों नहीं लग सकता था, क्योंकि इसमें ये बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है। उसमें जो आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ था उधर्वागामी, उसमें ये बड़ा ऊ नहीं था, छोटा हुआ था, तो वर्तनी के दृष्टिकोण से वो गलत लिखा हुआ था। नेक्स्ट है अगम सुगम, अगम सुगम। नेक्स्ट है मृषण, मृषण का विलोम होगा रुक्ष। आप देखिए रुक्ष जो रूखा रूखा सा होता है, जो थोड़ा कठोर सा होता है, रूखा होता है, रूखापन जिसमें होता है, तो उसे रुक्ष कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा मृषण। वैसे आपको इसका देखो देखने में इसका अर्थ नहीं पता होगा, लेकिन आप इसका अर्थ पता कर लीजिएगा। मृषण का मतलब होता है चिकना या मुलायम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। और मैं इन वीडियो में, वैसे तो विलोम शब्द के बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं वीडियो में वही विलोम शब्द लेके आती हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों दानव, दानव का विलोम होगा मानव। और महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, इसका विलोम होगा दुरात्मा, जो बुरी है जो आत्मा। नेक्स्ट है विषम, विषम का विलोम होगा सम, विषम संख्याएं लिखते हैं ना, 1 3 5, विषम 2 4 सम ये। नीरस, नीरस का क्या होगा सरस, नीरस जिसमें कोई रस नहीं है, सरस जिसमें रस है। तो दोस्तों एक आध वर्ड्स पर हम और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है दोस्तों तटस्थ, तटस्थ का मतलब विलोम होगा तटस्थ, दूरस्थ, तटस्थ दूरस्थ। तटस्थ होता, दूरस्थ होता है दूर का, तो तटस्थ का विलोम क्या होगा समीप का। निर्दय, सदय, निर्दय जिसमें कोई दया न हो, सदय यानी कि दया सहित। नेक्स्ट है भाव, भाव का क्या होगा अभाव, ये बहुत ही इजी है। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। ये एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द आ जाता है आपके पास अथय, अथय, अथ, अथ का होगा इति। अथ का मतलब किसी भी काम को शुरू करना, और कहते हैं ना इति सिद्धम, समाप्त करना। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब है बहुत ज़्यादा जब वर्षा होती है तो उसे कहते हैं अतिवृष्टि। अब ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा वर्षा का होना क्या कहलाता है अतिवृष्टि। और अनावृष्टि का मतलब होता है बहुत ही कम वर्षा होना, अनावृष्टि। अवनि, अवनि का क्या होता है अंबर, विलोम, अवनि किसका पर्यायवाची है पृथ्वी का। आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, तो इसका विलोम हो जाएगा तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार। नेक्स्ट है उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब उत्तरायण जो उत्तर दिशा में हो रहा है। दक्षिणायन ये उत्तर, उत्तर ये तो सबको पता चल जाएगा, दक्षिणायन उत्तरायण। कनिष्ठ, ज्येष्ठ। अब नेक्स्ट टाइम अब आपके एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है,
कनिष्ठ, इस ठ के बजाय ट लिख देंगे तो कनिष्ठ में याद रखना ठ ठठेरा वाला ठ आता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होता है बड़ा और कनिष्ठ होता है छोटा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है निरामिस। निरामिस, निरामिस का विलोम होगा आमिस या सामिस। नेक्स्ट है अनुराग। अनुराग का विलोम होगा विराग, विराग। अनुराग का मतलब प्रेम, प्रीति या लगाव और विराग का मतलब होगा मुक्ति। कुरूप, कुरूप का विलोम होगा स्वरूप। आदृत, जिसे आदर प्राप्त हो उसे कहते हैं आदृत। आदृत का विलोम होगा अनादृत। स्वकीय, परकीय, ये नायिका भेद होते हैं, आपने पढ़ा होगा हिंदी लिटरेचर में। स्वकीय और ये परकीय, दोनों में बड़ी ई की मात्रा है। अतिथि, अतिथि और अतिथि। अतिथि जो हमारे घर में आते हैं, जो मेहमान बाहर से आते हैं वो अतिथि, और जो उनका आदर सत्कार करते हैं करने वाला अतिथि होगा। नेक्स्ट है विपुल। विपुल और स्वल्प। स्वल्प, इसका विलोम होगा विपुल का स्वल्प। स्वल्प का मतलब होता है कम और विपुल बहुत ज़्यादा मात्रा में। नित्य, नित्य का हो जाएगा अनित्य। अनित्य, अदोष, सदोष। अदंभ, अदंभ उसका हो जाएगा दम्भी या कपटी। दम्भी दो दम भरते थे, हाँ, राक्षस रामायण महाभारत देखते उसमें बड़ा दम भर रहा था, यानी कि छली कपटी, उसका क्या हो जाएगा उल्टा अदंभ। अदंभ न देकर अब आपको क्या दे दे, सभ्य भी दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिक्षेप, और उसका अधिक्षेप का मतलब होता है बदनामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, और उसका विलोम हो जाएगा प्रशंसा या स्तुति। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता का होता है कि जो नियम से चलने वाला या नियामक कह सकते हैं या नज़र रखने वाला, उसका विलोम हो जाएगा अनियामक। नेक्स्ट है सृजन। सृजन का विलोम होगा विनाश। नेक्स्ट है निंद। निंदे, वंदे, जो निंदा करने लायक है उसे निंदे, और जो वंदना के लायक है उसे वंदे। तो ये शब्द थे। नेक्स्ट एक और है ऋजु। ऋजु का विलोम होगा वक्र। ऋजु का मतलब होता है सीधा और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद एग्जाम में कहीं ना कहीं था, स्टेट के एग्जाम में। अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन जो पुराना है, और अर्वाचीन का मतलब जो नया है। नेक्स्ट है शोषक। शोषक का विलोम क्या होगा, पोषक। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।